नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक वीडियो में पॉलिटी के श्रृंखला में प्रस्तावना के अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेक्चर ओवरव्यू ले लें। तो इस चैप्टर में हम प्रस्तावना क्या है एवं इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है ये देखेंगे। दूसरा, प्रस्तावना से संबंधित कथन और प्रस्तावना से संबंधित केस क्या क्या सामने आए और इससे संबंधित संशोधन कब किया गया, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो के बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम देख ले थोड़ा कि प्रस्तावना क्या है एवं इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है। तो प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है, वे आदर्श प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। संविधान बनने के क्रम में संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देशिका प्रस्तुत किया गया। इसी उद्देशिका से संबंधित जो प्रस्ताव था, संविधान निर्माण के अंतरिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में जगह दिया गया। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इतना देखने के बाद हम थोड़ा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें देख लें और आप निश्चित रूप से इन्हें पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए अब निश्चित रूप से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। और प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना का भाषा से बहुत बार प्रश्न उठता है या प्रश्न उभर कर सामने आता है हमारे परीक्षाओं में। संविधान का अर्थात प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान की जो अर्थात प्रस्तावना है इसे स्वीकार किया गया और वहीं प्रस्तावना के रूप में इसे 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया प्रस्तावना के रूप में या अंगीकृत किया गया। चलिए दोस्तों, इतना देखने के बाद हम थोड़ा एक बार रिकॉल कर ले। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। इसका संविधान अर्थात प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और प्रस्तावना के रूप में अर्थात अंगीकृत एडॉप्ट कब किया गया, 26 जनवरी अर्थात 26 नवंबर 1949 को। चलिए वीडियो को बिना देरी किए वीडियो की और PDF के आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है और उन्हें आपको एक दृष्टि में याद भी कर लेनी है। चलिए वीडियो के बिना देरी किए फिर से हम वीडियो की एक बार प्रस्तावना से संबंधित कथन को देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न ये बहुत बार उभर करके आता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो इसका विकल्प की दृष्टि से देखा जाएगा तो N.A. पालकीवाला सही होगा, अर्थात N.A. पालकीवाला ने संविधान की परिचय पत्र प्रस्तावना को बताया। चलिए अब ठाकुर दास भार्गव जी ने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर। उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, अर्थात प्रस्तावना को संविधान की आत्मा करके संबोधित किया। अब हम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करें तो उन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है, दीर्घकालीन सपनों का विचार। इसी तरह अगर हम अर्नेस्ट मैकी की बात करें, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों का जानने की कुंजी या मुख्य नोट कहा है।
तो ये किसने कहा है, ये प्रश्न उभर करके आते हैं, तो वो अर्नेस्ट मैके के द्वारा कहा गया है। और के.एम. मुंशी के द्वारा ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो के.एम. मुंशी के द्वारा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम रिकॉल कर लें। N.A. पालकीवाला के द्वारा परिचय पत्र कहा गया है कि संविधान का परिचय पत्र कोई है तो वो प्रस्तावना है। ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। अल्लादी कृष्ण स्वामी द्वारा दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया है। और अर्नेस्ट मैके के द्वारा प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों का जानने की कुंजी अर्थात मुख्य नोट कहा गया है। और के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका या पत्री कहा गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो 5 कथन हैं, कौन कहे हैं, क्या कहे हैं, याद हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट PDF की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, अब हम प्रस्तावना से संबंधित केस जो उभर करके सामने आए थे उन पर विचार करेंगे। देखिए, बेरुवारी वर्सेस भारत संघ जो 1960 में देखने को मिलता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्याय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में जो था, उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मैंने पहले कहा था वो अपने वाक्य को वापस लेता है न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत। और प्रस्तावना जो है, उन्होंने फिर से कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसीलिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार इसमें नजर डालेंगे। बेरुवारी वर्सेस भारत संघ 1960 जो देखने को मिला था, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। परंतु यदि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 देखा जाए, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये दोनों केसेस जो है याद हो गए होंगे, और निश्चित रूप से याद कर ले, बहुत ही इजी है, 2 ही केस है, मात्र 2 ही केस। अब चलिए देखते हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे ही दिया है कि ये प्रस्तावना भी संविधान का अंग है, तो निश्चित रूप से इसमें संशोधन भी किया जा सकेगा या किया जा सकता है। चलिए आगे की PDF में हम देखते हैं इसमें कितनी बार संशोधन किया गया है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रस्तावना में संशोधन, जो मात्र एक बार अभी तक हुआ है। और ये कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976, जो हम जिसे लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष जिसे हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं, सेक्युलरिज्म या सेक्युलरिज्म, हाँ ठीक है, और अखंडता। ये जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द है, इसे 1st पैराग्राफ में जोड़ा गया था, जबकि जो अखंडता शब्द है इसे 6th पैराग्राफ में जोड़ा गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर ले, इस मात्र अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, सॉरी दोस्तों, मात्र अभी एक बार संशोधन हुआ है। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976, लघु संविधान के नाम से जानते हैं। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी 1st पैरा में, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष 1st पैरा में, अखंडता 6th पैरा में। चलिए दोस्तों, अब इतना होने के बाद हम आगे PDF में मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे के बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे संविधान का शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान अर्थात प्रस्तावना में कितने प्रकार की बातें की गई है, स्वतंत्रता की, न्याय की, समानता की, भाईचारे की। तो दोस्तों, संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो है हम जनता, हम लोग, अर्थात हम जनता के द्वारा, हम लोगों के द्वारा संविधान शक्ति को ग्रहण करती है और हमसे शक्ति प्राप्त कर स्वयं सर्वोच्च शक्तिशाली बनती है। और दोस्तों, जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, ये शब्द लिया गया है यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि हम भारत के लोग का अर्थ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स द पावर फ्रॉम द पीपल। ओके, भारतीय संविधान
शक्ति भारतीय लोगों से ग्रहण करता है और भारतीय लोगों से ग्रहण करने के बाद स्वयं सर्वोच्च शक्तिशाली बनती है। अर्थात हमारे देश में संविधान की अहमियत है, ठीक है। और इसके यूएनओ के चार्टर से लिया गया है, इसे याद रखें निश्चित रूप से। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। ये प्रश्न उभर करके कई एग्जाम्स में उभर करके सामने आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो 3 प्रकार की न्याय कौन कौन सी है दोस्तों? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। अगर ये प्रश्न उभर कर सामने आए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो वो 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न उभर करके सामने आए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, तो आप निश्चित रूप से 5 को घेरा करेंगे या टिक करेंगे। अब देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो समानता केवल और केवल 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की या गरिमा की समानता और अवसर की समानता। अगर ये प्रश्न उभर करके सामने आया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, तो निश्चित रूप से आप उसमें 2 ही को लगाएंगे, जैसे प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अब प्रस्तावना में भाईचारे की बात कितनी बार की गई है? भाईचारे की प्रस्तावना में 1 प्रकार की भाईचारे की बात की गई है, वो है बंधुत्व। दोस्तों, अगर आपको मालूम हो कि बंधुत्व से ही एकता बढ़ती है और एकता अगर रहेगी तो एक दूसरे का गरिमा की भी रक्षा की जाती है। अतः हमें आपस में बंधुत्व का भाव रखना चाहिए, एवं जिससे हमारी एकता बढ़ती है। विविधता में एकता हमारी देश का पहचान है, और एकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे के गरिमा का भी रक्षा कर पाएंगे। और गरिमा बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है हमारे जीवन की सफलता पर। ये भीमराव अंबेडकर भी इसको मानते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसको समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करें, संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत हम लोग या हम जनता हैं। हम भारत के लोग, ये जो शब्द लिया गया है यूएनओ के चार्टर से, हम लोगों से संविधान शक्ति प्राप्त कर स्वयं सर्वोच्च शक्तिशाली बनती है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, और वो है प्रतिष्ठा या गरिमा की समानता और अवसर की समानता। प्रस्तावना में 1 प्रकार की भाईचारे की बात की गई है, ब्रदरहुड की, वो है फ्रैटर्निटी या बंधुत्व। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से जो भी मैंने पढ़ाया उसको पेन डाउन कर ले। इसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपके फंसेंगे तो आप उसको सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने का निश्चित रूप से कार्य करें। थैंक यू वेरी मच।